अच्छा जी, आज जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, वो ये है कि मेरे पास एक एमडीएफ पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा एक क्लॉक का मतलब इस पे पेंट हुआ है। सो इट इज़ लाइक अ वेरी नाइस एमडीएफ जो कि बहुत बड़ी क्लॉक के साइज़ में है। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हम लोग जो है वो रेज़न के एक क्लॉक में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैंने वाइट चॉक पेंट लिया है और ये चॉक पेंट जो है वो मैं विदाउट वाटर के कर रही हूँ। वाटर में मैं डिप करके नहीं कर रही क्योंकि जब आप वाटर में डिप करके करते हैं तो उसमें ये होता है कि इतनी थिक लेयर आपकी नहीं लगती पेंट की। सो इस वजह से मैंने इसको विदाउट वाटर के किया है। आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि अगर आप वाटर के साथ करेंगे तो फिर आपको शायद इसमें सेकंड लेयर और थर्ड लेयर भी लगानी पड़े। क्योंकि जो एमडीएफ होता है ना, वो उसमें होते हैं छोटे-छोटे सुराख होते हैं। लकड़ी होती है उसमें छोटे-छोटे सुराख होते हैं। तो वो जो होता है वो आपके जो पेंट है उसको वो चूस लेता है या पी लेता है। सो आपको ये करना है कि जब आप एमडीएफ पे काम करें तो बहुत थिक लेयर लगाएँ। थिक लेयर लगाने से ये होता है कि वो आपकी जो अंदर सारी कैविटीज़ होती हैं बोर्ड के अंदर उसको वो अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेता है और प्राइम कर देता है बोर्ड को। और फिर जब हम उसके ऊपर रेज़न का काम करते हैं तो रेज़न जो होता है वो उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है एमडीएफ के अंदर, वो उस प्राइमर के ऊपर ही रहता है और फिर रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि बहुत से आप लोगों को पता होगा जो लोग रेज़न का काम करते हैं, उनको ये पता होगा कि जब हम रेज़न पोर करते हैं तो डेफ़िनेटली रेज़िन इज़ ऑल्सो केमिकल और वो एक लिक्विड है जो कि जब उसको किसी चीज़ के अंदर हम डालेंगे और डेफ़िनेटली अगर उस चीज़ में कैविटी होगी या उस चीज़ में छोटे-छोटे सुराख होंगे या वो लकड़ी होगी तो रेज़िन जो है वो उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे, सुराख-सुराख बनना शुरू हो जाएँगे। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट क्यों नहीं आ सका? इतना अच्छा रिज़ल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आप लोग पहले उसको प्राइम नहीं करते बोर्ड को अच्छे तरीके से। स्टेप बाय स्टेप काम करें, अच्छे तरीके से आराम-आराम से काम करें। जब आप आराम-आराम से काम करेंगे, तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है ना, वो काफ़ी अ, मतलब टाइम टेकिंग होता है। जैसे कि क्लॉक बनाऊँगी मैं तो हो सकता है इसको मुझे 5 से 6 दिन लग जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्राइम करूँगी, फिर उसको मैं ड्राई होने के लिए रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करूँगी, फिर उसके ऊपर अलग स्टेप आएगा। इस तरह करते-करते स्टेप बाय स्टेप चीज़ बनाएँ, तो चीज़ बनाने का मज़ा भी आता है और फिर जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं यही करूँगी कि मैं इस पूरे बोर्ड को अच्छे तरीके से प्राइम कर लूँगी और जब प्राइम हो जाएगा, तो फिर हम इसको रख देंगे सूखने के लिए और हम देखेंगे कि इसको कितना टाइम लगता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अच्छे तरीके से प्राइम कर लें। अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे बोर्ड को प्राइम कर लिया है, लेकिन इसमें अभी भी आपको नीचे से जो उसका कलर है वो नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें डेफ़िनेटली नीचे ब्लू कलर हुआ हुआ था और उसमें नंबर्स बड़े-बड़े लगे हुए थे, तो वो डेफ़िनेटली आपको नज़र आ रहे होंगे। अब इसका हमने ये करना है कि मुझे ये बोर्ड बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हल्का-हल्का इसके ऊपर स्प्रे वाटर किया है और अब मैं इसको और ज़्यादा स्प्रेड करूँगी। जो हमारा कलर है उसको और ज़्यादा स्प्रेड करूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से सारे उसको जो नीचे का हमारा डार्कर कलर है उसको वो कवर कर दे और हमारा जो बोर्ड है वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। अच्छा जी, जो हमारा बोर्ड है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्राइम हो चुका है, लेकिन अब इसकी जो साइड्स होंगी इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्राइम कर लेना है। पेंट से अच्छे तरीके से उसको जो साइड्स हैं, उनको भी कवर कर लेना है। बेशक जब हम रेज़न डालते हैं, तो रेज़न जो होता है वो ड्रिप होता है नीचे और वो अपनी एक अलग-सी एक जो है वो बनाता है साइड्स की एक कर्व बनाता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आप रेज़न का काम कर रहे हैं या कोई भी आप आर्ट का काम कर रहे हैं,
तो आर्ट में जो सबसे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है वो ये होती है कि उसकी परफेक्शन। डेफ़िनेटली हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको अपने तरीके से जितना कोशिश कर सकते हैं, जब तक आपको तसल्ली ना हो तब तक आप उस पे काम करें। आप देखें उसको कि कहाँ से आपको वो चीज़ ठीक नहीं लग रही। अब आप देखें कि ऊपर मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है कि अभी भी वो कलर जो है नीचे का वो थोड़ा-सा डार्कर है। तो मैं उसको तब तक प्राइम कर रही हूँ जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि मतलब जो ऊपर मैं कलर डालूँगी वो नीचे के कलर को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना करे। सो मैंने जो अपने दिमाग में सोचा हुआ था वो मैंने ग्रीनिश की जो लुक है वो सोची हुई है कि मैंने क्लॉक पे उस तरह से बनानी है। स्टोन वर्क डेफ़िनेटली करना है, लेकिन मैं जो नीचे की बेस है उसको इतना लाइट करना चाहती हूँ कि वो फिर उस टाइम पे प्रोमिनेंट ना हो, वो उस टाइम पे नज़र ना आए कि मैंने ऊपर जो लेयर लगाई है उसके नीचे से वो नज़र आनी शुरू हो जाए। सो डेफ़िनेटली इसमें टाइम आपका बहुत लगता है, आपकी एफ़र्ट बहुत लगती है, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे होते हैं टाइम दे के, वो उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सो हमेशा जो अपना काम है या अपना जो आर्ट वर्क है उसको उस तरीके से करें, उतनी मोहब्बत से, प्यार से करें, और जितनी आप लगन से उसमें काम करेंगे ना उतने ही अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आएँगे। सो अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं मतलब आई एम कीप डूइंग इट कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी कर दूँ, वहाँ पे भी कर दूँ, मतलब हर जगह मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी ये एक कोट और बाकी है। सो एक कोट करने के बाद मैंने दोबारा उस पे थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा से उस पे ब्रशिंग की, फिर मैंने उसकी साइड्स को प्राइम किया और फिर मैं अब दोबारा इसको जो है ऊपर से पेंट लगा-लगा के उसको दोबारा से वो प्राइम कर रही हूँ ताकि नीचे का जो कलर है वो बिल्कुल जो है ना डल हो जाए और बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। डेफ़िनेटली जब नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है या डार्कर कलर होता है, उसके ऊपर अगर आप वाइट की बेस लगाएँगे, वाइट का प्राइमर लगाएँगे, तो वो इतनी जल्दी जो है वो कलर चेंज नहीं करता। लेकिन उसके लिए डेफ़िनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। अगर मेरे पास एमडीएफ का सिंपल बोर्ड होता, जैसे कि एमडीएफ के बोर्ड्स ब्राउन कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो अगर मेरे पास ब्राउन कलर का भी बोर्ड होता, जिसकी मैंने सिर्फ़ कैविटीज़ फ़िल करनी होती, तो उस टाइम पे भी मेरी इतनी एफ़र्ट ना लगती क्योंकि एक ही कोट में वो सारा काम हो जाता। और फिर मैं आराम से उसके ऊपर मतलब अपना रेज़न का वर्क स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन डेफ़िनेटली ये मेरी अपनी चॉइस थी कि एक क्लॉक है जो कि घर में इस्तेमाल नहीं हो रही और इट्स अ बिग एमडीएफ बोर्ड जो कि अच्छा है और उसको मैं यूज़ में लाना चाह रही हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि व्हाई नॉट इसको मैं यूज़ करूँ। तो घर में जो आपकी पुरानी कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जैसे एमडीएफ बोर्ड्स पड़े होते हैं, कुछ स्लैब्स के बोर्ड्स पड़े होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा ज़बरदस्त आर्टिकल बनाने के लिए, और जब वो आर्टिकल बन के आपके सामने आता है तो डेफ़िनेटली आपको उसमें खुशी भी बहुत होती है। सो आई एम कीप प्राइमिंग इट कि मेरा जो है वो जब तक मुझे लग रहा है कि उसके साइड्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएँ और उसको अच्छे तरीके से मैं ऊपर प्राइम कर दूँ, तो तब तक मैं उसको करती जा रही हूँ ताकि बाद में जो है कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो उसके एंड रिज़ल्ट जो हैं वो ख़राब हों। अच्छा जी, अब मैंने इसको प्राइम कर दिया है और अब मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर सकती। सो मैं जो है इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन अगर आप फ़ैन के नीचे छोड़ते हैं तो ये 1 घंटे में ड्राई हो जाएगा बहुत अच्छा, और अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ना चाहते हैं इट्स अप टू यू, ठीक है? तो मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से प्राइम हो जाए और फिर हम उसके बाद देखेंगे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इस पे लगानी है टेप। सो हम लेंगे पेपर टेप, किसी भी तरीके की किसी भी तरह की आप पेपर टेप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी भी ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ नहीं करती क्योंकि ट्रांसपेरेंट टेप जो है वो एक तो बहुत स्टिकी होती है और जब वो बोर्ड पे लगती है तो फिर उसके बाद उसको ड्रिपिंग के बाद उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो पेपर टेप होती है वो बहुत ईज़िली लगाई भी जा सकती है और उतारी भी जा सकती है। पेपर टेप हम लगाते क्यों हैं?
द रीज़न इज़ कि जब हम पोरिंग करते हैं, जब हमने रेज़न को पोर करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी फ्लैट चीज़ पे, जैसे कि एमडीएफ या बोर्ड्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनके कॉर्नर्स नहीं बने हुए होते। तो जब आप किसी भी फ्लैट चीज़ पे कोई चीज़ लिक्विड पोर करेंगे, तो डेफ़िनेटली जितना आप पोर करते जाएँगे वो लिक्विड नीचे गिरता जाएगा। और रेज़न जो है वो एक थिक लिक्विड है, जिसको हम पोर करते हैं तो वो नीचे गिरता है और वो नीचे अपने जो है वो कुछ नीचे ड्रॉप्स की शक्ल में आ जाता है। इन ड्रॉप्स को बाद में उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें हीट गन यूज़ करनी पड़ती है और उसके अलावा साथ में हमें कटर यूज़ करना पड़ता है। सो उस स्टेप से बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम नीचे टेप लगा देते हैं। जब हमारी ड्रिपिंग होती है, हमारे नीचे रेज़न के ड्रॉप्स बनते हैं, तो वो इसी टेप के ऊपर बनते हैं और हम लास्ट में ये जो टेप है इसको हम उतार देते हैं। और इसके उतारने से ये होता है कि जितनी भी ड्रिपिंग हुई हुई होती है वो इस टेप के ऊपर होती है, वो एमडीएफ के ऊपर नहीं होती। तो जब इस टेप के ऊपर होती है, तो जब हम टेप उतार देते हैं तो सारी ड्रिपिंग जो है वो उतर जाती है और हमारे सामने जो है वो क्लियर बोर्ड आ जाता है। ओके जी, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जब हमने नीचे बोर्ड के टेप लगा दी है, पेपर टेप, तो अब हम इसके साइड्स पे भी पेपर टेप ज़रूर लगाएंगे। साइड्स पे जो हम पेपर टेप लगाते हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जब हम रेज़न पोर करते हैं, तो जितना हम रेज़न पोर करेंगे वो साइड से नीचे ड्रिप होता जाएगा, गिरता जाएगा। डेफ़िनेटली उसमें हमारा रेज़न भी ज़ाया होगा और उसमें ये होगा कि जो हमारी एमडीएफ के ऊपर लेयर आनी है या बोर्ड के ऊपर लेयर आनी है रेज़न की, वो भी थिन से थिन होती चली जाएगी, जितना रेज़न जो है वो मतलब कि ड्रिपिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी। सो ड्रिपिंग को रोकने के लिए और ड्रिपिंग को कम से कम करने के लिए हम बोर्ड की साइड्स पे टेप लगाते हैं। टेप जो है वो आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर्स तक लगाएं, जो कि ऊपर आपके हो, इतना हो कि वो रेज़न को रोक सके। ये एक दीवार की तरह हम बना देते हैं ताकि वो रेज़न को रोक सके। और डेफ़िनेटली रेज़न इज़ अ लिक्विड, वो जब डलेगा तो वो थोड़ा बहुत नीचे से ड्रिप करेगा, बट इतना ड्रिप नहीं करेगा कि आपका रेज़न ही ज़ाया हो जाए। सो आप अच्छे तरीके से साइड्स पे टेप लगाएं, तो जब आप उसको ड्रिपिंग को रोकेंगे तो आपकी ड्रिपिंग ज़्यादा नहीं होगी, आपका रेज़न ज़ाया नहीं होगा। और डेफ़िनेटली हर किसी को पता है कि रेज़न इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो अपनी जो आपने मटीरियल है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको सिक्योर करने के लिए या उसको सेव करने के लिए या फिर उसको उसकी बचत करने के लिए आप टेप ज़रूर लगाएँ। बहुत से लोग हैं वो टेप नहीं लगाते, बट मैं हमेशा टेप लगाती हूँ, क्योंकि इससे आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जो आप कलर्स डाल रहे होते हैं वो थोड़ा-सा रुक जाते हैं बोर्ड के ऊपर और वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं। अच्छा जी, जो हमारी टेप है वो लग चुकी है। अब हम जो होल है उसको बंद करने के लिए पेन का कैप यूज़ करेंगे। कोई भी प्लास्टिक का पेन का कैप आप यूज़ करें। ये बहुत ईज़िली जब रेज़न पोर हो जाता है उसके बाद बहुत ईज़िली निकल भी जाता है। अब यहाँ मैंने डिफ़रेंट किस्म के कलर्स लिए हैं। ये मैंने माइका कलर्स यूज़ किए हैं सारे और डिफ़रेंट शेड्स के कलर्स यूज़ किए हैं, ताकि मैं एक ओशन टाइप का फ़ीचर बनाना चाह रही थी, एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाह रही थी जिसमें थोड़ा-सा इस तरह से फ़ील हो कि वो ब्लूइश टोन भी आ रही है और साथ में ग्रीन की टोन भी आ रही है। सो ये मैंने जो आपके लिए अ, वीडियो बनाई है, ये स्पेशली मैंने प्राइम करने के लिए, बोर्ड किस तरह से प्राइम करते हैं उसके लिए बनाई है। सो बाकी आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि क्लॉक किस तरह बनती है, जियोड किस तरह बनता है, लग्जरी जियोड किस तरह बनता है, प्लेट्स किस तरह बनती हैं, वो मैं आपको उसमें बताऊंगी। सो ये मैंने जब इसको माइका कलर इस पे डाले, तो तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैंने इसको फ्लेम किया, फ्लेम टॉर्च से इसको मैंने जो इस पे बबल्स थे वो सारे रिमूव किए। उसके बाद
मैंने जो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आप इसके निकाल लें, कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको, कोई धागा, कोई डस्ट पार्टिकल लगा हुआ नज़र आ रहा है तो आप उसी वक्त हटा लें। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसकी जो टेप है वो रिमूव कर दी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप इसकी टेप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम ये होता है कि थोड़ा सा आपका जो रेज़न होता है वो सेटल हो जाता है, और उसके बाद उसकी जो ड्रिपिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर आपको इसमें और ज़्यादा लेयर्स देनी है, मतलब आपको फ़ील हो रहा है कि आपने कुछ फ़्लो बनाना है, कलर्स को आपस में और मर्ज करना है, तो आप हीट गन के यूज़ से की मदद से आप जो है उसको कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मैं साइड्स पे कर रही हूँ ताकि थोड़ा-सा वेवी सा टच आ जाए। तो ये सारा इस तरह से, और फिर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको टैप करना शुरू कर दिया फिंगर से। मैं रिकमेंड नहीं करती, मैं खुद तो यूज़ करती हूँ, फिंगर से मैं कर लेती हूँ, या मैं ग्लव्स के बगैर रेज़न का काम कर लेती हूँ। लेकिन ये जो है मैं बाकी लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स रिस्की, और जो रेज़न होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ये केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नुकसान भी दे सकते हैं। सो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आप जब भी काम करें रेज़न का, तो आप ग्लव्स पहन के काम करें। तो मैंने टैप टैप करके इसको एक अच्छा सा वो बना दिया था कि इस पे थोड़ी-सी और वेव्स आ जाएँ। इसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से फ्लेम टॉर्च किया था, और फिर इसके बाद जितनी भी मुझे इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही थी वो मैंने दोबारा से इस पे से रिमूव की थी। साइड्स का मैंने बहुत ख़्याल रखा है कि साइड्स जो हैं उस पे भी जो आपका रेज़न है वो अगर ड्रिप हो रहा है तो वो भी आप उसको साथ-साथ जो है वो ठीक करते रहें। अच्छा, ये अब आप देखें कि ये एंड रिज़ल्ट था, और इस तरह से एक क्लॉक बनी थी। और मैंने उस पे स्टोन वर्क भी किया था, और उसके बाहर जो है मैंने स्टोन्स को अल्कोहल इंक के साथ मिक्स करके उनको कलर्ड स्टोन्स किए थे। अंदर मैंने क्रश ग्लास किया था, और फिर डायल लगा के, और फिर उसके सेंटर में भी मैंने कुछ बारीक स्टोन्स का काम किया था। तो ये इसका एंड रिज़ल्ट था, और मैंने कुछ वीडियोज़ इसकी डाली हैं, ये आप देख लें। मैं नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होंगी उनमें आपको शो करूँगी कि किस तरह से आप जो है अपना क्लॉक का काम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जियोड्स बना सकते हैं। सो ये इस तरह से ये कुछ एंड रिज़ल्ट थे जो मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डीपली जो बेसिक्स हैं वो सिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखें।